हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक बैंक जिसको नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक कहा जाता था, वो शेयर अपने हाई से आधा हो चुका है और लोग परेशान हैं कि भैया अब क्या करें। तो नाम अगर आप गेस कर चुके हो तो कमेंट में बता दीजिएगा कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, शेयर क्यों गिरा है, क्या है कहानी, किस तरीके से है, जिससे कि आप खुद के बॉस बनकर आप समझ सको कि किसी शेयर के बारे में कैसे सोचा जाता है। करेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भैया शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। 100 से आप देख ही चुके हो कि कहाँ पे चल रहा है। तो अब इसके पीछे एक बड़ी सिंपल सी कहानी आती है कि भैया रिजल्ट खराब हो गया, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट 73% गिर गया है। तो क्या सिर्फ ये कहानी है या इसके पीछे और हमें डिटेल में समझने की ज़रूरत है, सिर्फ प्रॉफिट के पीछे जाके परेशान होने की ज़रूरत है? तो उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कुछ की हाइलाइट्स पे आते हैं तो उस की हाइलाइट्स में आपके सामने लोन बुक है, कंज्यूमर डिपॉजिट है, रिटेल डिपॉजिट है, कासा रेशियो है। तो कंज्यूमर डिपॉजिट से हम शुरू करते हैं। ये Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में, तो जब आप कस्टमर डिपॉजिट देखते हो तो 32.4% का जबरदस्त ग्रोथ हुआ है, जो 2,18,026 करोड़ तक पहुंच गया है। एक बैंक का सबसे प्राइमरी मोटिव क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, जिससे कस्टमर डिपॉजिट में काफ़ी अच्छा आपने देखा कि उछाल आ गया। अगर हम कासा रेशियो पे आते हैं तो 48.9% इम्प्रेसिव, जो कि 48.9 मतलब ग्रोथ हुई ना। तो इस ग्रोथ से दिख रहा है कि भैया ये रेशियो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। अगर कासा रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटेगी। क्या मतलब है कि एक बैंक पैसा कैसे बनाती है? तो एक बैंक कम इंटरेस्ट पे डिपॉजिट लेती है और हाइयर इंटरेस्ट पे लोन देती है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है करंट अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, देती नहीं या बहुत कम देती है। तो इसलिए हमारे कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होगी, कम हो जाती है, जिससे आगे चलकर हमारी प्रॉफिट इंक्रीज होता है। कंज्यूमर डिपॉजिट के बाद कासा रेशियो का दिखाया जो आपके सामने है। अब हम अगर लोन ग्रोथ के बारे में बात करें तो लोन ग्रोथ में आप पाओगे कि 21.5% ईयर ऑन ईयर का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा गया है, जो बैंक का रिटेल फोकस को हाईलाइट करता है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी बैंक को एनालिसिस करने के लिए, जैसा कि हमने देखा कि डिपॉजिट तो आ रहे हैं बैंक के पास, पर वो आगे लोन दे पा रहे हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये नंबर बहुत ज़रूरी है, जिसको डीप में जाके समझना ज़रूरी है, तभी आप पिक्चर को क्लियर कर पाओगे। आप ध्यान से समझ लेना। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे फंस रही है, ठीक है? आईडीएफसी बैंक जो गिर रहा है वहाँ पर कहाँ पे अटक रहा है? फाइनेंस को देख लिए, चीज़ें अच्छी हैं एंड ऑल, कासा रेशियो अच्छा है, कस्टमर डिपॉजिट अच्छा है, फिर कहाँ पे? तो पहला है मैनेजिंग रिस्क इन माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो, जो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक का लोन जो पोर्टफोलियो है रिटेल और माइक्रो फाइनेंस में फोकस कर रहा था। अब ध्यान देने वाली बात है कि माइक्रो फाइनेंस बुक में कलेक्शन इफिशियंसी में 40 बीपीएस की गिरावट हुई। ये सब क्या है, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2022 में आरबीआई ने लेंडिंग रेट कैप हटा दी। इसका मतलब ये था कि अब बैंक किसी भी इंटरेस्ट रेट पर लोन ऑफर कर सकते थे। तो अब आप कहेंगे आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? तो आरबीआई का मानना था कि अगर लेंडिंग रेट कैप हटा दें तो मार्केट में कंपटीशन बना रहेगा, जिससे बैंक कम रेट पर इंटरेस्ट पे लोन ऑफर करेंगे और अल्टीमेटली मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा और एमएसएमई को लोन मिल जाएगा। बट इसका निगेटिव साइड भी देखना पड़ा कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने लगे। अब इंसान एक साथ कई लोन ले रहा था और कभी भी इकोनॉमी में इतना लोन हो जाएगा तो डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे, जो लगातार आप सुन रहे हो कि भैया आरबीआई कह रहा है सतर्क सतर्क सतर्क। इसलिए बैंक को प्रोविजन का रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसका सीधा इंपैक्ट कहाँ दिखेगा, उनके प्रॉफिट पे दिखेगा। अब ये प्रोविजन होते क्या है? तो सिंपल टर्म में समझते हैं कि बैंक को भी पता है कि दिए हुए लोन सारे वापस में भी आए में भी ना आए, तो एक प्रोविजन करना पड़ता है। यानी एक पुल बनाते हैं कि प्रॉफिट में क्या छोटा सा हिस्सा अलग करके चलते हैं ताकि फंड फ्लो ऑफ फंड ना रुके। और ये सारे बैंक के लिए मैंडेटरी होता है, सिर्फ इनके लिए नहीं, सारे बैंक के लिए। जितना रिस्की लोन उतना ही ज्यादा प्रोविजन बनाना पड़ेगा सेफ्टी सिक्योर में, क्योंकि अगर पैसा ना आया तो बैंक के काम पर असर ना पड़े। अब आईडीएफसी बैंक के साथ ये दिक्कत है कि उन्होंने माइक्रो फाइनेंस पे बहुत फोकस किया था और इसलिए उन्हें प्रोविजन
बनाना पड़ा, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस इंक्रीज्ड करके, है ना। तो अब यहाँ पे बना, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि कंपनी अब माइक्रो फाइनेंस लोन जो है कम दे रही है। हम लास्ट 1 ईयर में देखें तो 51% डिस्पर्समेंट क्या हुए हैं, कम हुए हैं माइक्रो फाइनेंस में। और अगर हम पिछले 9 महीने में देखें तो माइक्रो फाइनेंस आउटस्टैंडिंग बुक 8.2% डिक्लाइन किया है। ठीक है, एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए, जो यहाँ पर भी आप समझ पा रहे हो। और इतना नहीं, कंपनी ने इस माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में तो क्रेडिट गारंटीड फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स 50% की गारंटी भी ले रखी है। तो जैसा कि कोई भी डिफॉल्ट इनके द्वारा किया जाएगा, कंपनी का प्लान मार्च 2025 तक है, इस 50% से 75% तक पहुंचने का एम है एज अ सेफ्टी पीरियड, जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोन डिस्पर्समेंट गिरा है और किस तरीके से ये भैया 50 से 75% तक जाने का इनका टारगेट है। यानी हर चीज़ भले ही गलत हुई हो, बट उसके पीछे भी आरबीआई का मोटिव था। फिर क्या होता है, हर बार हर सोच सही नहीं निकल के आती है, तो वो कहाँ पे गलत होती है, उसको कैसे सुधारा जाता है, उसका प्लान क्लियर है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, लेकिन कंपनी काम कर रही है चीज़ों को बेहतर करने के लिए विद डेटा। और ये डेटा मेरा नहीं है, ये कंपनी का प्रेजेंटेशन डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा इनका था इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट। और अब सबसे बड़ा प्रोविजन कंपनी ने अलग किया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो में, जिसमें उन्होंने 250 करोड़ अलग किया है, जिसका पूरा ही पैसा पेंडिंग अमाउंट का प्रोविजन बनाया गया है। और बोला है आगे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी ने ओवरऑल इस पार्टिकुलर सेगमेंट में विद द टाइम काम किया और करेंटली सिर्फ 1.2% एक्सपोजर रखा है। इसका मतलब कंपनी को जहां जहां से डेंट पड़ रहा है, यानी झटका लग रहा है, वहां वहां कंपनी कम करने की कोशिश में है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश में है। अब तीसरा आता है भैया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA। जब कोई बोरोवर अपना लोन रीपेमेंट बैंक के स्पेसिफिक टाइमलाइन पे नहीं करता है तो वो लोन क्या हो जाता है, NPA बन जाता है। कि मतलब मैंने बैंक से पैसा लिया, मैं बैंक को टाइम पे नहीं दिया, तो वो पैसा NPA बन गया। ये बैंक के लिए एक रिस्क होता है, क्योंकि इसका इंपैक्ट डायरेक्ट कहाँ पड़ता है, प्रॉफिट पे, क्योंकि बैंक में जो पैसा था वो निकल गया, प्रॉफिट तो घटेगा ना। तो इसमें दो चीजें, ग्रॉस NPA और नेट NPA। ग्रॉस NPA ये टोटल NPA का परसेंटेज होता है जो बैंक के ओवरऑल लोन बुक का हिस्सा है। और IDFC फर्स्ट बैंक का ग्रॉस NPA 1.92% है, जो मैनेज किया जा सकता है, टेंशन की बात नहीं है। और नेट NPA जो है ये ग्रॉस NPA में प्रोविजन यानी रिजर्व फंड को माइनस करने के बाद का परसेंटेज है, वो सिर्फ 0.48% है, जो काफी इंप्रूव हुआ है। और ये दिखाता है कि बैंक अपनी लॉसेस कवर करने के लिए अच्छी प्लानिंग कर रहा है, जो अगेन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से धीरे धीरे उसको अपने अंदर लाने की कोशिश में है। तो अब बात करते हैं, ये चीज भी आपने समझ गई। तो नेक्स्ट है प्रोविजनिंग प्रेशर ऑन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट पे कहां से असर पड़ रहा है। बट उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें बहुत आसान से समझ में आ रही हो, तो लाइक का बटन दबाइएगा। और ऐसा ही फंडामेंटल, टेक्निकल या ऑप्शन कुछ भी सीखना है तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 9708094321 पे कॉल करके। तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे अगर हम आए तो बैंक स्टेटमेंट हमने आपके सामने खोल दिया है, तो 201 करोड़ रहा, जो काफी कम है। अगर प्रोविजनिंग एक्सक्लूड कर दें तो ये 626 करोड़ तक हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे हैं, लेकिन प्रोविजन ने क्या हुआ, प्रॉफिट को इंपैक्ट कर दिया। और ये एक मेजर रीजन है जहां पर मार्केट ने निगेटिव रिएक्शन किया। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोविजन हर बार नहीं बनाना पड़ता है, तो बिजनेस तो ऊपर नीचे चलता रहता है। वहीं पे हम अदर मैक्रो फैक्टर की बात करें, जिसके कारण राइजिंग इंटरेस्ट रेट, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट स्टॉक के लिए प्रेशर बना रहा है, वहीं पर लार्ज प्लेयर HDFC और ICICI के लिए भी एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो रहा है, जिसमें आपको कस्टमर को सस्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाई ग्रोइंग कंपनी से चैलेंज करना पड़ेगा। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आफ्टर मर्जर अगर आप देखेंगे तो जहां पे DII, FIR गवर्नमेंट का भी एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है आपके स्क्रीन पर। तो अगर हम कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करें तो एज पर लेटेस्ट डेटा कंपनी ने सितंबर 2024 तक 961 ब्रांच ओपन कर लिए थे। वहीं पर कंपनी का टारगेट 1800 ब्रांच तक का है 2029 तक। ग्रोथ की कहानी तो खुद लिखने की कोशिश में कंपनी लगी। तो जहां एक तरफ कंपनी ने ब्रांचेस ओपन करी जा रही है, वहीं कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डिटेल
डिपॉजिट दिखाई है, जहां पर ब्रांच का रिटेल डिपॉजिट 140 करोड़ का। कहोगे कहाँ है प्रूफ, तो प्रूफ आपके सामने। तो यानी आप ये समझ लो कि डेंट आया है, बट डेंट को सुधारने की कोशिश में कहीं से कमी लग रही हो तो बता दीजिएगा। और ये बहुत प्यारी एनालिसिस है किसी बैंक सेक्टर की, जहां पे आपका डर दूर हो, प्लस कभी कभी जब शेयर ले लेते हैं तो ये परफॉर्म नहीं किया, वो परफॉर्म नहीं किया, जो नहीं समझ में आता है ना, वो यहां से पिक्चर क्लियर होगी। अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो इनके आने वाले टाइम की बात करें तो इस टेबल से बहुत कुछ क्लियर होता है कि कंपनी के आने वाले कल के बारे में। कंपनी कंज्यूमर डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, जहां पर आपके सामने कासा, लोन, एनपीए, सब पे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पॉजिटिव टारगेट दे रही है। और अगर ऐसा है तो कंपनी के शेयर प्राइस में क्या होगा, अगर ये जो टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे 2029 तक जो दिखा रहे हैं कि हम किस तरीके से करेंगे, तो डेफिनेटली एक अनदर लेवल पे जाएगा। क्योंकि देखो जो भी छोटी चीजें होती हैं बड़ी होने में टाइम लेती हैं, रातों रात नहीं होता। टाइटन को वक्त लगा, बजाज फाइनेंस को वक्त लगा, एचडीएफसी को वक्त लगा, आईसीआईसी बैंक को वक्त लगा, सबको वक्त लगता है, कोई रातों रात नहीं होता है। यहाँ पर रिटेल डिपॉजिट और कासा रेशियो का कांस्टेंट ग्रोथ एक स्ट्रॉन्ग बेस पॉजिटिव बना रहा है। बैंक का रिटेल फोकस इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। वहीं पर बैंक की लोन बुक 25 बिजनेस लाइन डाइवर्सिफाइड दिख रही है, जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि भैया जो चैलेंज है वो क्या है, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म की कहानी क्या है, लॉन्ग टर्म मजबूती से कंपनी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश है। तो दोस्त ये गिरावट में आपने समझा कि गिरावट हुई क्यों, और गिरावट को सुधारने के लिए कंपनी किस तरीके से लॉन्ग टर्म विजन पे काम कर रही है। यानी अगर कंपनी गलतियों को नहीं समझती, लॉन्ग टर्म विजन पे काम नहीं करती, तब आती मुश्किल। तो बाय सेल रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट एक लर्निंग है, जहां पर अब आप बताइए कि इतनी लर्निंग के बाद अगर कंपनी इस चीज़ को अचीव करती है तो कंपनी कहाँ रहेगी। और लोगों के साथ शेयर करके प्यार करना बिल्कुल मत भूलिए।